जय श्री राम बोलिए और उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का 4 महीने तक तो लोगों के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कहा कि हम तो गोबर और गौमूत्र से अपना कैंसर ठीक कर लिए। सारे भाजपा में गधे भरे पड़े हुए हैं, उस माने क्या नाम है, भाव भाव करने वाले, नहीं उनके पीछे भूकने वाले। लेकिन ताज्जुब नरेंद्र मोदी पर नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में पता है कि वो आदमी चौथी फेल है, उस आदमी को कोई दिमाग नहीं है, वो आदमी अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं सकता है। क्योंकि आपके यहाँ न केवल पढ़ाई महंगी है मेडिकल की, बल्कि मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमको डॉक्टर्स कितने चाहिए, हमको नर्सेस कितने चाहिए, हमको दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां कितने चाहिए। पैसे से बड़ा उनके लिए अभी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। ये राम मंदिर पैसे का सोर्स है, पाकिस्तान पैसे का सोर्स है, कश्मीर का आर्टिकल 370 पैसे का सोर्स है, ये गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र पैसे का सोर्स है। कैसे? रामदेव से पूछ लीजिए कि गाय का गौमूत्र और गोबर बेच के वो आज मल्टी मिलियनर है। मतलब इस आदमी की कैपेसिटी देखिए। पूरी बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट ने इसने, और अभी तक जेल नहीं गया। इतना बड़ा फ्रॉडस्टर ये रामदेव। लोगों के, जनता के मूड से जाओगे, भारत के मूड से जाओगे तो नरेंद्र मोदी दोबारा अब जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ब्राह्मणों की जो पार्टी है भाजपा और आरएसएस, वो भी 5 तत्वों से बना है। एक है हिंदू, एक है मुसलमान, तीसरा है पाकिस्तान, है ना, उसके बाद एक है गाय माँ, वो कहाँ से फंस गई है इन लोगों के चंगुल में पता नहीं, हाँ गाय माता, और 5वां है जय श्री राम या राम मंदिर कुछ कह लीजिए। ये 5 चीज़ को आप हटा दीजिए तो भाजपा और आरएसएस नाम की चीज़ जो है पूरे दुनिया से समाप्त हो जाएगी। आपको हम 10 साल का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। पिछले 10 साल में आप बताइए कि कभी आपने सुना कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट या भाजपा की किसी की एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव छोड़िए, छोटे स्तर पर जाने की जरूरत नहीं, नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ भारत बीजेपी या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कोई मीटिंग की और इकोनॉमी पर कोई बात की हो? सुना है आपने? किसी अखबार में देखा आपने? नहीं। शिक्षा पर इन लोगों ने बात की हो? नहीं। देखिए कितना कंट्रोवर्सी हुआ शिक्षा के बारे में कि हमारे 20,000 बच्चे जो हैं वो यूक्रेन पढ़ने गए हैं, आपको मालूम है, मेडिकल, क्योंकि वहाँ सस्ते में पढ़ाई होती है। हिंदुस्तान में पढ़ाई काफ़ी महंगा हो गया है। वहाँ से ये आए ड्यूरिंग वॉर, जब रसिया वॉर जब हुआ तब यहाँ आए, और तब ये हुआ कि कम से कम इनको उन कॉलेजेस में, जो हिंदुस्तान में जो कॉलेजेस हैं उसमें कम से कम इनकी पढ़ाई चलती रहे, तो इनको क्लास करने की अनुमति दी जाए। अच्छा। है ना, नहीं करा सका। लेकिन उस दौरान आपको आरएसएस का एक भी आदमी सड़क पे दिखाई नहीं दिया होगा, हमें तो नहीं दिखाई दिया। उस समय बीजेपी का एक आदमी सड़क पे हमको नहीं दिखाई दिया। ये सारे लोग अपने घरों को सैनिटाइज करके अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे। देश का प्रधानमंत्री छुपा हुआ था। नोटबंदी किया, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री बन गया। उसमें भी इसके पूरे कैबिनेट में किसी को पता नहीं था कि नोटबंदी होने वाली है। आरबीआई गवर्नर भी मना किया था, उसने मना किया था। बहुत कम लोगों को पता था। प्रधानमंत्री को तो नोटबंदी का एबीसीडी नहीं समझ में आता है, क्योंकि चौथी फेल है। उनको एबीसीडी नहीं समझ में आती है, अर्थशास्त्र का एबीसीडी नहीं समझ में उनको आता है, और ना ही उनको नोटबंदी, काला धन समाप्त हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो सब कहने की बात है। वो सब स्लोगन है, क्योंकि स्लोगन लोगों को अच्छा लगता है ना। गाय का गोबर, गौमूत्र, पाकिस्तान का कश्मीर, राम मंदिर, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जय श्री राम बोलिए और उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मतलब समझिए कि ये स्थिति हो गई। 4 महीने तक तो लोगों के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। 4 महीने के बाद जब थोड़ा ढील पड़ने लगा तब लोग बोले अरे कोरोनिल आ गया है, देखो बाबा रामदेव ने दवा खोज लिया। प्रज्ञा ठाकुर, शायद वो भोपाल वाली, उसने कहा कि हम तो गोबर और गौमूत्र से अपना कैंसर ठीक कर लिए। तो ये बाहर आए और इन्होंने क्या नाम है, प्रचार करना शुरू किया कि गौमूत्र और गाय के गोबर से आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, और लोग खाने लगे और गौमूत्र से नहाने लगे। बहुत सारे लोगों के वीडियोस आए। उसके बाद उसने क्या नाम है, ताली पिटवा दिया कि ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगी। बताइए, आरएनए वायरस इस देश में इतने बड़े मूर्खों की, माने इतनी बड़ी तादाद मूर्खों की जिन्होंने आरएनए कभी सुना ही नहीं। आरएनए क्या होता है, वायरस क्या होता है, सेल क्या होता है, कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे लोग भी किया, सारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं किए। अमिताभ बच्चन पढ़े लिखे थोड़े हैं। पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि सेल क्या होता है, सेल में आरएनए होता है, सेल में डीएनए होता है। पढ़े लिखे नहीं थे। ये बॉलीवुड वाले इंडस्ट्री वाले, उसमें सब गधे थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, मतलब सोसाइटी के बड़े तमरे जिसको लोग अपना आइडल समझते हैं, वो सारे के सारे साबित हुए कि कितने बड़े गधे हैं ये।
इनको बेसिक बात नहीं, इन्होंने कभी आरएनए नहीं सुना, इन्होंने कभी सेल नहीं सुना, इन्होंने सेल डिवीजन नहीं सुना, इन्होंने डीएनए नहीं सुना। सारे भाजपा में गड्ढे भरे पड़े हुए हैं, उसमें किसी को पता नहीं कि आरएनए क्या होता है। तो आप समझिए कि कैसी पार्टी है वो। ऐसी ही पार्टी हिटलर की थी। नरेंद्र मोदी को शायद लालू यादव ने कह दिया कि अरे इसको तो कोई औलाद नहीं है। अच्छा, उसने तुरंत लिखा कि पूरा देश जो है हमारा परिवार है। हाँ। उसने लिखा अपने ट्विटर पर। इसके सारे पार्टी वालों ने लिखा कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार वाले हैं, सारे पार्टी वाले। हाँ, हाँ। ये हिटलर के ज़माने में यही हुआ था कि एक लीडर था और सारे उसके पीछे माने क्या नाम है, भौं करने वाले, नहीं उनके पीछे भूंकने वाले वो कुत्ते और भेड़ों का झुंड था। और पूरा भाजपा ने खासतौर पर इस एपिसोड के बाद ये साबित हुआ कि इसमें एक लीडर है और बाकी सब भेड़ है। उनको अपना दिमाग नहीं है। नरेंद्र मोदी बोलेगा वो किसका बोलता है, वो अपने दिमाग से बोलता है। वो तो चौथा फेल है, वो अपने दिमाग से थोड़ा ही बोलता है। वो तो किसी ब्यूरोक्रेट ने कह दिया, बोल दिया। उसको किसी अर्थशास्त्री ने कह दिया, उसने बोल दिया। उसको किसी साइंटिस्ट ने कह दिया, उसने बोल दिया। उसको किसी डॉक्टर ने कह दिया, उसने बोल दिया। उसको तो बोलना है, उसको समझना कुछ नहीं है, अपने से कुछ आता नहीं है उसको। इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए नहीं किया। लेकिन ताज्जुब नरेंद्र मोदी पर नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में पता है कि वो आदमी चौथी फेल है। उस आदमी को कोई दिमाग नहीं है। वो आदमी अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया के किसी विषय को उसने पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में। चौथी क्लास तक क्या पढ़ाई जाता है आप तो जानते ही हैं। लेकिन उसके साथ में जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी ये हालत कि वो ये कह रहे हैं कि साहब हम इनके भेड़ हैं, इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। ये जो बोलेंगे वही सत्य है। ये राम मंदिर का नारा लगाएंगे तो हम भी राम मंदिर का नारा लगाएंगे। ये कहेंगे कि डंका बज रहा है मोदी का अमेरिका में, तो हम भी कहेंगे डंका बज रहा है विदेश में। अब विदेश कौन देखने गया? इस देश के 80 करोड़ लोग जो फ्री में अनाज लेते हैं वो तो विदेश जाके देखेंगे नहीं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसको पूरा पढ़ाइएगा, क्योंकि अब सबके हाथ में एक मोबाइल हो गया है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल है अमित शाह, वो ये झूठ फैला रहे हैं और ये झूठ पढ़ा रहे हैं, तो लोग पढ़ रहे हैं। और इस वजह से इनका एक पूरा माहौल बना हुआ है, एक इनका नेटवर्क बना हुआ है। लेकिन चीज़ें जो है ना, मतलब समय जो है वो बहुत चीज़ों को बदल देता है। जैसे जो बच्चा 20 साल की उम्र में मोदी कर रहा था, वो आज 30 साल का हो गया है ना। अब थोड़ा सोच के बोलिए। 30 साल की उम्र में उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपने परिवार में कोरोना से लोगों को मरते हुए देखा। जॉब भी नहीं लगा होगा, उसको जॉब नहीं लगी है ना। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, उसकी बहन की शादी नहीं हुई, उसकी खुद की शादी नहीं हो रही है। उसके माँ बाप जब बीमार पड़ रहे हैं तो उनका इलाज नहीं हो रहा है। कितने नए अस्पताल बने हिंदुस्तान में, कितने नए मेडिकल कॉलेज बने कोरोना के बाद। आप देख लीजिए, कोरोना जैसी त्रासदी हमने देखी, उसके बाद कितने मेडिकल कॉलेज बने। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो जो 20,000 बच्चे हैं वो तो अभी भी यूक्रेन में ही पढ़ रहे हैं। और आपको नहीं पता है, भारत के कम से कम 50,000 से ज़्यादा बच्चे, 50,000 से 1 लाख के बीच में अनुमान, चीन में बच्चे पढ़ रहे हैं, सिंगापुर में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं। तो पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, वहाँ आपके बच्चे जो हैं जाके वहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ न केवल पढ़ाई महंगी है मेडिकल की, बल्कि मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर है तो उसका स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा, अस्पताल नहीं है। आप मेडिकल पढ़ेंगे तो आपको अस्पताल चाहिए, आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? अस्पताल नहीं है। आप देखिए कोरोना की त्रासदी 20 से लेके 22 तक कोरोना की त्रासदी। 23 और 24 में कैबिनेट ने कभी बैठ के डिसाइड किया कि साहब हमको इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोलने हैं। हमारी आबादी 1 करोड़, अभी कल का न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, ये शायद आज का, हमारी आबादी जो है 144 करोड़ हो गई। 144 करोड़ सम लैक्स। हमको कितने मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमको कितने मेडिकल अस्पताल चाहिए, है ना। हमको डॉक्टर्स कितने चाहिए, हमको नर्सेस कितने चाहिए, हमको दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां कितने चाहिए। आप नकली दवाएं बना रहे हो, आप उससे कमीशन लेके, आप उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आप उसको बिकवा रहे हो, और लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। जैसे कोरोना में मरे वैसे ही हार्ट अटैक हुआ, गिरे और मर गए। 5 लाख लोग मरे। आप न्यूज़ पढ़ लीजिए। ये सारे न्यूज़ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर। मतलब ये पत्रकार ऐसे गिरे हुए पत्रकार सब हैं कि उनके परिवार में कोरोना से मरा, उनके परिवार में कोई नकली दवा खा के मरा, लेकिन पैसा लेके बैठे हुए हैं। वो नहीं बताएंगे उनके परिवार में मर गया तो मर गया। पैसे से बड़ा उनके लिए अभी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। राम मंदिर से बड़ा पैसा है, समझ गए। राम मंदिर तो आम लोगों के लिए है। पैसा, ये राम मंदिर पैसे का सोर्स है। पाकिस्तान पैसे का सोर्स है। कश्मीर का आर्टिकल 370 पैसे का सोर्स है। हिंदू मुसलमान पैसे का सोर्स है। ये गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र पैसे का सोर्स है। कैसे? रामदेव से पूछ लीजिए।
कि गाय का गौमूत्र गौमूत्र और गोबर बेच के वो आज मल्टी मिलियनर है। रामदेव से पूछ लीजिए, जितने उसके प्रोडक्ट हैं। हम भी कुछ दिन जब वो कहता था कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, दिस है, दैट है, तो मैं डायबिटिक हूँ, तो मैंने उस दौरान, कोरोना के दौरान, मैंने उसके प्रोडक्ट्स को खरीद के उसको टेस्ट करने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव बताता है कि उसका एक भी प्रोडक्ट मेरे टेस्ट में, मुझे तो कुछ नहीं आता है ना, मैंने तो उसको साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया, लेकिन जुबान को तो पता है कि जब हम उसका शहद खा रहे हैं, जब उसका आटा खा रहे हैं, जब उसकी दूसरे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो हमको पता है शरीर में क्या परिवर्तन, शरीर में कैसा लग रहा है, जुबान पे कैसा लग रहा है, पता है। शहद तो हमने उसको देखा कि जब कुछ दिन हो गया तो पूरा चीनी नीचे बैठा हुआ था, वो शहद था ही नहीं, बस उसने ऊपर से शहद डाल के उसको पूरा मिक्स करके उसने बेच दिया था। कुछ महीने के बाद पूरा चीनी बैठा हुआ, हमने 2 बॉटल सब खरीद लिया था गलती से। मैं भी छोटा मोटा मूर्खी हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन छोटा, क्योंकि मैं तुरंत गलती करके सीखता हूँ और फिर उसको दोहराता नहीं हूँ, तो मैं छोटा मूर्ख हूँ, लेकिन मूर्ख मैं भी बना। मतलब इस आदमी की कैपेसिटी देखिए, रामदेव की, उसकी मार्केटिंग की कैपेसिटी देखिए, कि मेरे जैसा आदमी जो जिंदगी भर, मतलब अगर हमको 1 घंटा मिलता तो मैं कोई किताब पढ़ता रहता हूँ। उसका एलोवेरा का जूस भी एग्जैक्टली सही नहीं पाया गया। तो ये इसके प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे, और जब हम ठगे गए तब हमने उसका प्रोडक्ट छोड़ा। तो समझिए कि ये सारा चीज़ जो है, ये पैसा है, ये पूरा का पूरा एक करप्ट जमात एक जगह बीजेपी और आरएस में जमा हो गया है। हमको लगता है उससे अच्छी कंपनी तो डाबर होगा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी डाबर, आयुर्वेद या झंडू, ये सब इन सब के सामने इसका ये तो है ही नहीं, ये तो फ्रॉड है। ये जो पतंजलि है ये तो पूरा फ्रॉड है, इसका तो नाम मत लीजिए। ये सारी कंपनियां जो हैं, ये तो कंपनियां हैं और इनके प्रोडक्ट हम खाते हैं पहले से, और आज से नहीं, पहले से। जब पतंजलि का नाम कोई नहीं जानता था, हम लोग डाबर और वैद्यनाथ को तो जानते हैं, झंडू बाद में आया, हाँ, लाल तेल बच्चों के लिए, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। इनकी आयुर्वेद की दवाएं भी हम खाते हैं, और एक ज़माने में आयुर्वेद के डॉक्टर्स मिलते थे। ये जब से पतंजलि आया है तब से आयुर्वेद के डॉक्टर भी गायब हो गए हैं। लोगों को लगता है कि पतंजलि में ही डॉक्टर मिलेगा और पतंजलि में ही आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलेगी, लोग पतंजलि जाने लगे। इसने पूरा नरेंद्र मोदी और ये रामदेव, और उसके साथ में वो जो है उसका एक राइट हैंड मैन बालकृष्णा, हाँ, इन लोगों ने भारत में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन थी, इस आदमी ने, आप ध्यान दीजिए कि मैं कितना बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं, वो सत्य है। इस आदमी ने, रामदेव ने और ये बालकृष्ण ने हिंदुस्तान में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन थी, होम्योपैथ और आयुर्वेद, उसका लगभग खात्मा कर दिया इन लोगों ने। कितना नुकसान पहुंचाया उसको। और मैं होम्योपैथ का फैन हूं, मैं आपको ऐसे बीमारियों की दवाइयों का प्रचार किया जिन बीमारियों के बारे में एलोपैथ कहता है कि ये लाइलाज है। तुमने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया? तुम्हारे दवा का एक्सपेरिमेंट किस लैब में हुआ, या तुमने किस लैब में किया कि तुम्हारी, हाँ, रिसर्च, कि तुम्हारी इस दवा से तुम्हारा लोगों का कैंसर खत्म हो जाएगा या कोरोना खत्म हो रहा था, ये रिसर्च कहाँ हुआ? उसने कहा कि हमसे गलती हुई। पूरी बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट ने इसने, और अभी तक जेल नहीं गया। इतना बड़ा फ्रॉडस्टर ये रामदेव, अभी तक इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ और अभी तक ये जेल नहीं गया, और अभी तक पतंजलि बंद नहीं हुई। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और हमको लगता है कि चुनाव में अभी जो सिचुएशन है और जिस तरह के सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, जो साइलेंट वोटर्स है, जिसके घर में मरा है ना कोरोना में, जिसका भाई नकली दवा खा के हार्ट अटैक से मर गया, उनके दिमाग में है। जो 10 साल 20 साल की उम्र में जो मोदी मोदी चिल्ला रहा था, है ना, उसको 10 साल के बाद जब उसकी शादी नहीं हुई, उसको नौकरी नहीं मिली, और आज उसके घर की हालत ख़राब है, मेडिकल की फ़ी कहाँ से, मेडिकल के खर्चे कहाँ से भरेगा, खाना कहाँ से खाएगा, है ना। उसमें से बहुत सारे परिवार जो इंडिपेंडेंट थे, जो अब 5 किलो चावल पर डिपेंडेंट हो गए, उनको पता है, वो 10 सालों में रियलाइज़ कर लिए हैं। तो हमको लगता है कि अगर चुनाव में इन लोगों ने ईवीएम की गड़बड़ी रोक दी विपक्ष ने, तो बीजेपी के लिए ये बहुत टफ चुनाव है। और एक बार मेरे ख्याल से सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ फैसला देना चाहिए। उस पर बहुत डाउट है ना, बहुत डाउट। जिस तरीके में इतना हो सकता है कि जिस तरीके का सवाल कर रहे हैं, दो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और नहीं लगता है कि चुनाव का पहले कुछ हो हमको नहीं लगता है कि हमको नहीं लगता है कि ये इस चुनाव से पहले आपको कोई आदेश आएगा। अब आपके पास ऑप्शन यही है कि विपक्ष के लोग पूरी मुस्तैदी से बूथ पर अपने मजबूत लोगों को रखें, जिनका सारा ध्यान
ईवीएम मशीन पे है। एक भी ईवीएम मशीन अगर किसी भी बूथ में गड़बड़ पाई गई तो आपको उस पूरे बूथ का चुनाव कैंसिल कराना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश नहीं देगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। इस चुनाव के होते होते तक सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर कोई आदेश नहीं देगा, आप लिख लीजिए। आपके पास ऑप्शन क्या है? चुनाव तो ऑलरेडी ठन गया और कल से शुरू हो गया। चुनाव में तो अभी ईवीएम ही है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, वो नागपुर से संचालित हो रहा है, आरएसएस के हेडक्वार्टर से। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन यही है, बहुत बड़ा ये ऑप्शन है, कोई छोटा मोटा ऑप्शन नहीं है, कि जिस बूथ पे एक भी मशीन पकड़ा जाए आप सड़क पे आइए और उसको निरस्त करने की मांग करिए। पूरा वोट को, है ना, पूरे वोट को और उसकी काउंटिंग होती है तो काउंटिंग मत होने दीजिए। आपको डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, इस बूथ में जहां एक भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई, हम उस बूथ की काउंटिंग नहीं होने देंगे। अब विपक्ष वालों की क्या स्ट्रैटेजी है ईवीएम पर हमको पता नहीं, लेकिन अगर हम विपक्ष में होते तो हमारा सारा फोकस, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी हार रही है, तो हमारा सारा फोकस जो है वो ईवीएम पर होता, बूथ पर होता। और जिस बूथ में एक भी ईवीएम खराब पाया जाता, हम तुरंत चले जाते कोर्ट या तुरंत लोगों को मोबिलाइज करते कि इसकी कोई भी ईवीएम जो है वो काउंटिंग का जो सेंटर है वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे दोबारा चुनाव होगा और सारे के सारे ईवीएम सही होने चाहिए, नहीं तो यहाँ दोबारा हम चुनाव भी नहीं होने देंगे। ये जब तक रिजॉल्व लोगों में नहीं होगा तो लोगों को भी उसके प्रति जागरूक होना होगा। लोगों को भी, हमको लगता है विपक्ष के लोगों ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि जो सही सर्वे है वो विपक्ष के पक्ष में है और उनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, सर्वे तो कुछ भी कर सकता सर। हाँ, पिछले बार देखिए मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का सर्वे कुछ और था, बिल्कुल, लेकिन वो एकदम जस्ट उल्टा हो गया। वो धांधली। तो अगर ये बोल रहा है कि 400 पार, तो कोई ठीक नहीं कि 400 पार कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका देखिएगा अभी साउथ में बहुत ज्यादा है, इसका राज्यों का जो चुनाव चल रहा है उसमें धांधली हुई, क्योंकि वो ये लोग भी सरप्राइज किए जिन लोगों ने बराबर का क्या नाम है, और अचानक पता चला कि बीजेपी तो एकदम रिसाउंडिंग विक्ट्री से बाहर निकल गई और वो कहाँ छूट गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो भी फेल कर गए। तो उन्होंने जो थोड़ी बेईमानी करके भी एक सर्वे किया था वो भी फेल हो गया। तो वो पांचों राज्यों का चुनाव में एक तेलंगाना को छोड़ के, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी की पार्टी ही नहीं थी, वहाँ कोई पार्टी ही नहीं थी, उसका कोई कार्यकर्ता नहीं था, तो जहाँ कोई नेटवर्क नहीं था वहाँ ये कुछ कर नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टियाँ मजबूत थी और दूसरी पार्टियाँ मजबूत है तो जो डीसी एसडीओ मतलब जो लोग चुनाव कराते हैं, चुनाव आयोग, उनको उनके कंट्रोल में काम करना है, तो वहाँ इनका चला नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी एक पार्टी के रूप में मौजूद थी या जहाँ उनकी सरकार थी, वहाँ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके कंट्रोल में काम किया और उसकी वजह से पूरा रिजल्ट जो है वीसीएट हो। तो क्या हम उम्मीद लगाएं कि इस बार चुनाव में परिस्थिति बदलेगी? हम तो सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं। अच्छा, उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन मतलब इनका इमेज जितना खराब हुआ है और इनका एक जो सपोर्ट मोदी करने वाले लोग थे वो जिस तरीके से सड़क से और मीडिया से गायब हुए हैं, इससे ये लगता है कि इनका सपोर्ट अब रहा नहीं। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इनका बेस तो ब्राह्मणों का बेस है जो 5% है, तो 5% का टोटल वोट, सारे ब्राह्मण तो वोट भी नहीं देंगे, सब बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग हैं, आदमी है, इंसान है, तो उसमें अच्छा इंसान होगा, बुरा इंसान होगा, ज़्यादातर उसमें खराब लोग हैं जो मोदी के मतलब आरएसएस में है, बीजेपी में है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो अच्छे ब्राह्मण हैं उसका भी वोट नहीं मिलेगा। 4.5% को मान लेते हैं कि इनको वोट मिलेगा, 4.5% के बेसिस पे तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। कहीं कुछ पॉलिटिकल कम्बिनेशन से कुछ बैकवर्ड वोट मिल जाए, कुछ दलित वोट भी मिल जाए, है ना, कुछ आदिवासी वोट भी मिल जाए, वही ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी इनकी सरकार बनती दिख नहीं रही है। सड़क पे हम सड़क के आदमी, हम तो सड़क पे रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, तो हम लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। उससे अगर आप लोगों के, जनता के मूड से जाओगे, भारत के मूड से जाओगे, तो नरेंद्र मोदी दोबारा अब जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बीजेपी अब अगले 20 साल नहीं आएगी कम से कम, है ना। उसके बाद अगर कुछ काया पलट होता है तो हम नहीं जानते, हम 20 साल के बारे में बता सकते हैं कि नहीं आएगी। लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो ये वही करेंगे जो इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में किया। इसलिए ईवीएम अभी भी मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है।